नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश में 1975 के आपातकाल को लेकर बहस लगातार जारी है। एक पक्ष इसे संविधान की खुलेआम हत्या बताता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा का कदम बताता है। इस दौरान प्रेस की आजादी पर रोक लगी, मीसा कानून के तहत गिरफ्तारियां हुई और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। 25 जून 1975 यही वो तारीख थी जब हिंदुस्तान का लोकतंत्र सिहर उठा। यही वो तारीख थी जब संविधान को कुचला गया, देश में अभिव्यक्ति की आजादी को दबा दिया गया, लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ दिया गया। 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को रेडियो पर आपातकाल का ऐलान किया। ये वही आपातकाल दिवस था जिसे बीजेपी हर साल की तरह इस बार भी आपातकाल दिवस के रूप में मना रही है। आपातकाल को पूरे 50 साल हो गए हैं। 50 साल पूरे होने पर बीजेपी इस साल संविधान हत्या दिवस मना रही है और कांग्रेस पर निशाना साध रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस पर सीधा साधा प्रहार किया। पीएम मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल बीत चुके हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आपातकाल कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल था। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही, उसे नई पीढ़ी जान सके, इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने इस दिन को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया। ये दिवस बताता है कि जब सत्ता तानाशाह बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आज से 50 साल पहले कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, जो कोई राजनीतिक घटना नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था। 50 साल बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है, जिसके इरादे आज भी वही हैं जो 1975 में थे। कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, 50 साल पहले भारत ने आपातकाल का काला दौर देखा था, जिसने लोकतंत्र के मूल्यों को कुचलने का प्रयास किया था। विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ, मगर इस देश में जो लोकतांत्रिक परंपराएं रही, उनको चाहकर भी तत्कालीन सरकार मिटा नहीं पाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने
सेंट्रल पार्क में 1975 आपातकाल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 25 जून 1975 लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को, जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस है। आज ही के दिन कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपकर संविधान, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिक अधिकारों का गला घोटने का काम किया था। देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु संघर्ष करने वाली सभी महान लोकतंत्र के सेनानियों को कोटि कोटि नमन। कांग्रेस को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगने की भी मैं आज यहां पे मांग करता हूं। उसे माफी मांगनी चाहिए देशवासियों से, भारत के नागरिकों से, उन दलितों से, वंचितों से, गरीबों से, जिनकी आवाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लेखनी के माध्यम से संविधान के अधिकार के रूप में उन नागरिकों को प्राप्त होती है। उन गरीबों से, उन वंचितों से माफी मांगनी चाहिए, जिनकी आवाज को दबाने का काम कांग्रेस ने लगातार किया है। 1975 में कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। हम सब कार्यकर्ता जन जन तक कांग्रेस के कुकृत्यों को पहुंचाने का काम करेंगे, उस काले अध्याय को याद दिलाने का काम करेंगे। जब संविधान सस्पेंड कर दिया गया था, पूरी तरह से जो हमारे अधिकार हैं, आने जाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और केवल कांग्रेस ने अपने नेता की कुर्सी बचाने के लिए इसको कृत्य को किया था। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल के घटनाक्रमों को याद करते हुए इसे लोकतंत्र का काला अध्याय और लोकतंत्र पर धब्बा बताया। आपातकाल दिवस, काला धब्बा, गणतंत्र के ऊपर तमाचा। कांग्रेस ने आज ही के दिन 1975 में 25 और 26 की रात ये जो कलंक लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव हारने के बाद कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, चूँकि कोर्ट ने उनके चुनाव का योग्य बताते हुए राजनारायण जी को विजय श्री देने का निर्णय सुनाया था। लेकिन जैसा कि होता आया, कांग्रेस हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून, संविधान, व्यवस्था, किसी नियम को नहीं पालन करती है। आपातकाल के उस दौर में इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के खिलाफ जयप्रकाश नारायण से लेकर राज नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा, शरद यादव, रामविलास पासवान, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने खुलकर आवाज उठाने का काम किया। इसके लिए उन्हें जेल की काली कोठरी में महीनों रहना पड़ा और प्रशासन के जुल्म ज्यादतियों का शिकार होना पड़ा। उधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आपातकाल को संविधान की हत्या बताया और कहा कि आजाद भारत के अंदर 1975 में इतना बड़ा अत्याचार हुआ, ये संविधान की हत्या थी। किस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर होता है, इस प्रकार का अत्याचार कि हम उसको अगर स्मरण भी करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन के ऊपर सहा है। जिस अत्याचार को मात्र स्मरण करने से रोंगटे खड़े हो जाते हों,
तो उनके ऊपर कितना उन्होंने सहा होगा, ये अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती। कितना बड़ा अत्याचार वो उस समय के अंदर, वो आजादी के बाद हुआ है, अपनी इच्छा शक्ति पूरा करने के लिए हुआ है, एक टारगेट तरीके से हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है कि मैं हूं और कोई नहीं है। ये अहंकार था। लोकतंत्र को पैरों तले कुचल दिया गया। आज जो संविधान लेके घूमते हैं वो याद करें, यही कांग्रेस थी जिसके डीएनए में तानाशाही है, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए पूरे देश में लोकतंत्र को रौंदने का, पीसने का, कुचलने का काम अगर किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। आज भी याद है मुझे वो काला दिन, 50 साल हो गए, मैं तो तब 16 साल का था। कैसे अमानुषिक अत्याचार किए गए, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। ये देश में ऐसा कलंक लगा है कि इंदिरा गांधी के अत्याचारों को कोई नहीं भूल सकता। ऐसी इंदिरा गांधी की पार्टी के लोग हमारे पार्टी को, हमारी सरकार को, मोदी जी को लोकतंत्र का हत्यारा कहते हैं। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे। जिन्होंने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं रही जो उन्होंने देश के लोगों के खिलाफ नहीं की, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं की। श्रीमती गांधी जी ने जो इमरजेंसी इम्पोज किया था, उसका असर क्या है इस पीढ़ी को वो जानना जरूरी है, और बार बार इसको बोलना चाहिए, या आने वाला काल में किसी ने भी फिर से इमरजेंसी घोषणा करने का दुस्साहस ना करे। 1,72,000 लोग जेल में था, और हमारा विचार परिवार से 1,25,000 उस समय संघ, भारतीय जनसंघ, जो भी बोलिए, कुल मिलाकर पूरा मेरा विचार परिवार का लोग 1,25,000 लोग जेल में बंदी था। 50 साल आपातकाल का जो काला धब्बा है, सदियों तक इसको लोग याद रखेंगे। भारत के संविधान का अपमान, लोकतंत्र की हत्या की, हजारों लोगों को रातों रात, बड़े बड़े नेताओं को, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, मोरारजी देसाई हो, आडवाणी जी हो, चंद्रशेखर हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, सबों को उठाकर 19 महीने के मीसा में डाल दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को भंग कर दिया गया, और मंत्रिमंडल के अंदर इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। इंदिरा गांधी का ये फैसला अकेला फैसला था। उस फैसले के कारण देश के अंदर एक ऐसा माहौल हो गया कि लोग भयभीत हो गए, और ऐसा संविधान का अपमान हम अमृतकाल के अंदर हैं। ऐसा संविधान का अपमान कभी नहीं हुआ जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में किया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हम जो समाजवादी धारा के लोग हैं और लोहिया और जयप्रकाश को मानने वाले हैं, हम भी काला दिवस मनाते हैं। हम लोग भी जेलों में थे, हमें भी यातनाएं दी गई थी। हम लोग 12 जून को श्रीमती गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था भ्रष्ट चुनावी तरीके अपनाने के आरोप में। हम श्रीमती इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांग रहे थे। उन्होंने आपातकाल लगाया अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और हम लोगों के परिवारों को तंग किया गया, हमें यातनाएं दी गई, पिटाई की गई, जेल में ठूस दिया गया। 1.5 लाख के करीब लोग जेलों में रहे। बताते चले कि देश में इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया, बोलने की आजादी तक छीन ली गई, प्रेस पर सेंसरशिप का ताला लग गया, अखबारों में छपने वाली हर खबर को सरकारी सेंसर की मंजूरी लेनी पड़ती थी, कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और समाचार पत्रों के दफ्तरों पर ताले जड़ दिए गए। विपक्षी नेताओं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस को रातों रात जेल में कैद कर लिया गया। जेल भर गई थी कि जगह कम पड़ने लगी थी। पत्रकारों, लेखकों और यहाँ तक कि कलाकारों को भी नहीं बख्शा गया।
उस समय की तमाम मशहूर हस्तियों को दमन का शिकार बनना पड़ा और आपातकाल का दंश झेलना पड़ा। आपातकाल लागू होने के बाद देश का इतिहास बदल गया। आपातकाल का दौर 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक रहा। इस दौरान भारत में नागरिक स्वतंत्रताएं निलंबित थी, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के समक्ष समानता शामिल है। विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सामूहिक गिरफ्तारी, प्रेस की सेंसरशिप और मीडिया पर नियंत्रण, मजबूर नसबंदी और झुग्गी झोपड़ियों का ध्वंस। 1977 में कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण चुनावी हार का सामना किया। 2 साल बाद जब इमरजेंसी हटी तो देश में चुनाव का रास्ता साफ हो गया। 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो भारत की सियासत में वो चेहरे ही नायक बनकर उभरे जिन्होंने इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये का विरोध किया। अब 50 साल के बाद इंदिरा गांधी के थोपे गए आपातकाल का विरोध करने वाले ज्यादातर नेताओं का निधन हो चुका है और कुछ उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। ऐसे में हम उन नेताओं के बारे में बताएंगे जो अभी दुनिया में हैं। आपातकाल का विरोध करने वालों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी प्रमुख चेहरा। इसके लिए आडवाणी को 19 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। जेपी आंदोलन के दौरान आडवाणी गुजरात में सक्रिय थे। साल 1975 में गुजरात में कांग्रेस का अभेद्य किला ढहाने में आडवाणी ने अहम भूमिका अदा की, जिसके बाद अटल आडवाणी की जोड़ी देश भर में प्रसिद्ध हो गई। आडवाणी 4 बार राज्यसभा और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। मौजूदा समय में वो बीजेपी के सलाहकार मंडल में हैं, लेकिन सेहत ठीक नहीं होने के चलते राजनीति में सक्रिय नहीं है। आपातकाल से जिन नेताओं का सियासी भविष्य निखरा उनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी शामिल है। छात्र जीवन से राजनीति में कदम रखने वाले लालू यादव सरकारी नौकरी छोड़कर जेपी आंदोलन में शामिल हो गए थे। लोक क्रांति से बने जननायक। आपातकाल के विरोध में लालू को 1975 में गिरफ्तार कर लिया गया और वो 1977 तक जेल में रहे। उनके जेल में रहते उनकी बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने नाम मीसा भारती रख दिया, क्योंकि लालू को मीसा कानून के तहत जेल में डाला गया था। आपातकाल के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी बड़े हीरो बनकर उभरे थे। वैसे तो आपातकाल से पहले ही इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इंदिरा की नाराजगी के चलते स्वामी को दिसंबर 1972 में IIT दिल्ली की नौकरी गंवानी पड़ी। आपातकाल के खिलाफ स्वामी की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस पूरा प्लान बना चुकी थी। उनकी नौकरशाहों के बीच में अच्छी पकड़ होने की वजह से वो बच गए। वो 6 महीनों के लिए भूमिगत हो गए और चुपके से अमेरिका चले गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपातकाल के दौरान 9-10 जून 1976 की रात में गिरफ्तार हुए थे। उन्हें भोजपुर जिले के संदेश थाना के दुबौली गांव से गिरफ्तार किया गया था। नीतीश की गिरफ्तारी पर 15 पुलिस पदाधिकारियों और सिपाहियों को 2750 रुपए का इनाम तक मिला था। नीतीश कुमार को मीसा कानून के तहत नजरबंद कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्हें सियासी पहचान मिली। नीतीश ने 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना की थी, जिसके बाद में 2003 में जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया गया। नीतीश कुमार 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन उससे पहले विधायक रहे। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। नीतीश बीजेपी के सहयोग से सबसे पहले 2005 में बिहार के सीएम बने। इसके बाद से सूबे की सत्ता के धुरी बने हुए हैं। कह सकते हैं कि आपातकाल के अंधेरे से एक नया सियासी सूर्य निकला, जिसकी तपिश लोकतंत्र में नई ऊर्जा रही है। इसकी दमक सियासी गलियारों में आज भी रोशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।